Hello students, welcome back to your computer class. Now, we were on the chapter number 1, topic memory. Right? हम लोग ने प्राइमरी मेमोरी तक पढ़ा था. Now, there is one, you can say primary memory, that is the cache. कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी यू कैन से इज इन प्रोसेसर मेमोरी, जस्ट लाइक द रजिस्टर. रजिस्टर इज ऑल्सो इन प्रोसेसर मेमोरी एंड कैश इज ऑल्सो, राइट. ये कैश मेमोरी आपकी रैम और रजिस्टर के बीच में होती है. रजिस्टर में कौन सा डेटा होता है? जिस डेटा पर करंटली काम हो रहा है वो डेटा रजिस्टर में रखती है, और जिस डेटा की करंटली नीड होने वाली है, यू कैन से जस्ट लाइक एरे. ओके, आप ऐसे समझिए जैसे आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है, तो वो नंबर जो जुड़ रहा है वो रजिस्टर में है. अब अगर बचे हुए नंबर आप कैश में रखिए तो योर वर्क विल बी द फास्टर वन. आपके पास ऑप्शन है, आप बचे हुए 9 नंबर कैश में रखिए या रैम में रखिए. अगर आपके वो बचे हुए 10 और 9 नंबर कैश में होते हैं, द स्पीड ऑफ द कैश इज फास्टर देन रैम, सो आपका जो वर्क है वो फास्टली होगा. क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेसिंग में मेन टाइम मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में आने में और प्रोसेसर से वापस मेन मेमोरी में जाने में लग जाता है. सो इस टाइम को रिड्यूस करें, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड तो फास्ट होती है, ठीक है. प्रोसेसर की स्पीड का 100% यूटिलाइजेशन कर भी नहीं पाते हैं, तो मेन टाइम अगर आने और जाने में लग जाएगा तो ओवरऑल जो वर्क है उस वर्क का टाइम बढ़ जाता है. सो टू डू द फास्ट वर्क, जो जिस करंटली नीडेड डेटा, जिस डेटा की करंटली जरूरत पड़ने वाली है, मानिए आप लूप चला रहे हो. लूप क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ लाइन को अब बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लाइन जो रन हो रही है वो तो रजिस्टर में है, और लूप की बची हुई लाइनें जिन्हें बार बार रन होना है वो कैश में पड़ी है, तो आपका वो पर्टिकुलर प्रोसेस फास्ट है. तो कैश इज इन प्रोसेस मेमोरी, जिसमें आपके रैम के वो कंटेंट जिनकी इन फ्यूचर नीड है, जो जिनकी डिमांड पड़ रही है, ठीक है, वो डेटा आप कैश में रखते हैं. उसके बाद नाउ कम टू द सेकेंडरी मेमोरी. बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में डेटा के स्टोरिंग के वे के बेस पर आप सेकेंडरी मेमोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश मेमोरी. अब डेटा को स्टोर करने के तरीके या डेटा को रिट्रीव करने के तरीके के बेस पर आप इसको बांटते हैं. मैग्नेटिक मेमोरी में आपकी आती है योर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी. सबसे पहले व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी, परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस. मीन्स आपका डेटा जो आप स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते. यहाँ पावर के ऑन होने या पावर के ऑफ होने का कोई मतलब नहीं है. डेटा इज द परमानेंट. अगर उसे आप डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट होगा, नहीं तो वो डेटा परमानेंटली रहेगा. नाउ कम टू द फर्स्ट, मैग्नेटिक स्टोरिंग डिवाइस. मैग्नेटिक स्टोरिंग डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी,
ठीक है, दोनों में अंतर, दैट इज द फिक्स वन, दैट इज द मूवेबल वन, रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क। अब मैग्नेटिक डिवाइस पर डेटा आप स्टोर कैसे करते हैं? देखिए, स्टोर क्या करना है आपको? स्टोर आपको केवल एक चीज करनी है, 0 या 1। आप कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स पावर ऑन या ऑफ। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, इसी डेटा पे काम करता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में आप केवल 1 और 0 ही स्टोर करते हैं, और यही आप कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर करेंगे। इसी डेटा पे कंप्यूटर को काम करना है, ठीक है। अब 1 या 0 अगर आप मैग्नेटिक डिस्क पे स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं में अ पोर्शन, अब वो डिपेंड करेगा हार्ड डिस्क की कैसे कैपेसिटी पर, कितना स्मॉल एरिया को वो इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज कर ले रहा है। अगर उस स्मॉल एरिया को पे आपको 1 स्टोर करना है, आप उस स्मॉल एरिया को मैग्नेटाइज करते हैं, और अगर 0 स्टोर करना है तो वो नॉन मैग्नेटाइज ही रहता है। मीन्स इफ दैट एरिया इज द मैग्नेटाइज, the 1 is stored there, and if it is not magnetized then 0 is stored there. Now there is one question. आपने देखा होगा बहुत मतलब आपके हार्ड डिस्क एक दिखने में स्मॉल बुक के साइज की होती है, ठीक है। अब 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले बात करें तो साइज तो यही थी, ठीक है, पर कैपेसिटी तब मेगाबाइट या गीगाबाइट में थी, मीन्स अप टू 2 गीगाबाइट या 4 गीगाबाइट। अब हार्ड डिस्क की साइज अभी भी वही है। अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टेराबाइट या और ऊपर में होती है। तो जब हार्ड डिस्क की साइज नहीं बदली तो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई। अब यू नो द मीनिंग ऑफ द गीगाबाइट एंड यू नो द मीनिंग ऑफ द टेराबाइट, ठीक है। तो कैसे बढ़ गई? साइज तो नहीं बढ़ी, साइज अभी भी वही है। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ी? कैपेसिटी ऐसे बढ़ी कि नाउ दिस इज द एडवांसमेंट, मीन्स पहले कंप्यूटर इतने एरिया को एक बिट मान रहा था, अब अगर इसी को आपने 2 पार्ट में बांट दिया, मीन्स इंडिविजुअली वो इसको 2 इंडिविजुअल एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 स्टोर कर सकते हैं, और कम एरिया को आप इंडिविजुअली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी डबल हो गई। अगर इतने ही एरिया को आपने 4 उसमें बांट दिया, मीन्स 4 बिट्स को आप पहले 1 बिट की तरह आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, अब आप इसको 4 बिट की तरह इंडिविजुअल मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं, तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 4 टाइम्स हो गई। तो दिस इज द इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजी, मीन्स कितने ज़्यादा स्मॉल एरिया को आप इंडिविजुअल वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। सो मैग्नेटिक डिवाइस में मैग्नेटाइज करके डेटा को स्टोर करते हैं। सेम फ्लॉपी मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर, ये रिमूवेबल है और ये फिक्स होती है। ऑप्टिकल डिवाइस में सबसे पहले तो आते हैं ऑप्टिकल डिवाइस होती कौन कौन सी है, फिर आते हैं कि ऑप्टिकल डिवाइस पर डेटा आप स्टोर कैसे करते हैं। मतलब ऑप्टिकल मतलब लाइट यूज करके आप डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, और लाइट यूज करके डेटा को रीड कैसे करते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस में आपका आता है CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क। CD में नॉर्मल CD, CDR और CDRW। Same with the DVD, same with the Blu-ray. Now come to the difference between the CD, DVD and Blu-ray disc is the capacity. ठीक है, तीनों ही आपकी ऑप्टिकल डिस्क हैं और तीनों की ही कैपेसिटी में अंतर है।
एक सीडी में आप अप्रोक्स शायद 600 to 700 मेगाबाइट तक स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। डीवीडी में आपका शायद 40 गीगाबाइट तक स्टोर होता है और ब्लू रे में शायद 400 GB तक। आई एम जस्ट अप्रोक्सिंग, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर जस्ट लगभग इतना ही, ठीक। अब सवाल ये है, ओके कैपेसिटी में अंतर है, अदरवाइज वर्किंग टेक्नोलॉजी और सेविंग वे और रिट्रीविंग वे में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि इसमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। नाउ कम टू द सीडी। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। रोम मतलब रीड ओनली मीन्स राइट वंस, आप केवल एक बार राइट करते हैं और सिर्फ रीड करते हैं। उसके बाद वो जो एक बार राइट करते हैं, वो राइट करने के लिए आप अल्ट्रा वायलेट लाइट मीन्स लिखने के लिए ऑप्टिकल है, लिखने के लिए भी आप लाइट यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी आप लाइट यूज करेंगे। तो अब देखते हैं लिखने के लिए लाइट यूज करने का मतलब क्या है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट या लेजर बीम, ओके आई एम जस्ट कंफर्म। Laser for the writing on a CD which is the read only one. Why? जो कि लिखने के बाद आपकी वो सरफेस फिर से लिखने लायक बचती नहीं है अगर आप लेजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेजर, अब समझिए ये आपकी सीडी की सरफेस है, ठीक है। स्टोर क्या करना है, वही 1 और 0। आपका मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है, तो 1 और 0 के अलावा तो कुछ स्टोर करना नहीं है, ठीक है। अब अगर 1 स्टोर करना है, ये आपका सरफेस एरिया जहां पर आपको 1 या 0 स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है, यहाँ पर आपने लेजर बीम डाली और जहां पर आपने 0 स्टोर करना है वहां पे लेजर बीम नहीं डाली, ठीक। अब लेजर बीम डालने के बाद आपका वो एरिया थोड़ा सा बर्न हो जाता है, इसीलिए सीडी पर राइट करने के प्रोसेस को बर्निंग बोलते हैं। मीन्स द एरिया इज बर्न, अ पिट इज फॉल हियर, ठीक है। अब आपका लिखा गया, जहां पर ये पिट बने हुए हैं वहां पे 1 लिखा है, जहां पे प्लेन सरफेस है वहां पे 0 लिखा हुआ है। अब जो भी आपने जितना भी आपने लिखा हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड करने में आपको रीड क्या करना है कि वो स्मॉल एरिया उसमें 1 लिखा है कि 0 लिखा है, यही तो रीड करना है। अब ऑप्टिकल लाइट डाली। अब अगर आपकी लाइट किसी एक सरफेस पे पड़ने के बाद वहां से, देखिए 2 टर्म होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट पड़ी और सरफेस के अंदर घुस गई, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट पड़ी और बेंड हुई। यहाँ पर हम काम रिफ्लेक्शन से करते हैं, मीन्स लाइट पड़ी और बेंड हुई। अब अगर आपका वो एरिया प्लेन है तो लाइट का रिफ्लेक्शन एंगल अलग होगा, और अगर वो आपका एरिया बर्न है तो लाइट का रिफ्लेक्शन एंगल अलग होगा। तो दिस रिफ्लेक्शन एंगल टेल्स द 0 इज स्टोर और 1 इज स्टोर। ये आपका बर्न एरिया यानी यहाँ पे 1 स्टोर है, ये आपका प्लेन एरिया यानी यहाँ पे 0 स्टोर है। दोनों पर सेम एंगल से लाइट पड़ी। अब क्योंकि ये बर्न एरिया है तो जो एंगल है लौटने वाला वो अलग हो गया, और क्योंकि ये प्लेन एरिया है तो लौटने वाला एंगल सेम रहा। तो लौटने वाला एंगल बताता है कि इस एरिया पे 1 लिखा है या इस एरिया पे 0 लिखा है। दिस इज यूजिंग द ऑप्टिकल डिस्क, राइट। अब सीडी सिर्फ एक बार लिखते हैं यूजिंग द लेजर। सीडीआर में भी सीडी राइटेबल नहीं, सीडी सीडी रीड ओनली। ये सीडीआर आपकी बेसिकली राइट वंस होती है, रीड मैनी मीन्स यूजिंग यू कैन राइट दैट ऑन द सी। देखिए ये जो आपकी सीडी ROM है, सीडी रोम, वो तो आपका नॉट द मैन्युफैक्चरर, वो आपको बनी बनाई मिलती है, उस पर आप नहीं लिखते, उससे आप सिर्फ रीड करते हैं।
ठीक है। CDR से आपने एक प्लेन CD ली, उस CD पर आप लिख सकते हैं, लेकिन लिख केवल एक बार पाएंगे। CDRW आपकी एक CD है, इसमें आप लेजर यूज होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इसमें शायद इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। इस RW वाले में आप जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार मिटा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द CD, CDR, CDRW। CD is writable, CD readable only, और CDRW read and write both। सेम विद द DVD, सेम विद द Blu-ray। दोनों में सब में all the three are the optical, using light you are reading। लाइट यूज करके आप लिख रहे हो, लाइट यूज करके आप रीड कर रहे हैं, तो दो तीनों में टेक्नोलॉजी सेम है, केवल तीनों के स्पेसिंग कैपेसिटी में अंतर है। आपकी CD अप्रोक्स 600 to 700 मेगाबाइट, DVD अप्रोक्स 3 to 4 गीगाबाइट, और ब्लू-रे आई थिंक मैंने 400 बहुत ज्यादा लिख लिया है। इट्स अ 40 अराउंड। Yes, this one. It is 3 to 4 gigabyte, and it is up to 13-14 gigabyte. Right? Now come to the flash memory. Flash memory आप कह सकते हैं it's a mixture of magnetic, optical and RAM. कैसे? मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की तरह, मतलब आपकी जो मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, आपके मैग्नेटिक मेमोरी की तरह इसमें रिमूवेबल, मतलब इट्स अ रिमूवेबल मेमोरी। इसका एग्जाम्पल है आपका पेन ड्राइव। इट्स अ रिमूवेबल ड्राइव, मीन्स यू कैन रिमूव। तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है फिक्स वन एरिया एंड रीड राइट हेड इज मूवेबल, इसमें आपकी अपने एरिया पर फिक्स नहीं है, और इसमें कोई रीड राइट हेड, कोई मूविंग वाला हेड भी नहीं है। आपके मैग्नेटिक में रीड राइट हेड मूव होके उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां पर रीड करना हो, फिर रीड करता है। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडमली आप एक्सेस करते हैं, तो इसमें भी आप रैंडमली डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, जस्ट लाइक द रैम, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक की तरह, मतलब रैम की तरह आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। आपका मैग्नेटिक की तरह आपका कोई भी रीड राइटेबल हेड नहीं होता, फिक्स नहीं होती, यू कैन रिमूव यू जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव। वन मोर थिंग, पोर्टेबल डिवाइस, पेन ड्राइव इज द पोर्टेबल डिवाइस। It's not no moving part, just like the magnetic device। मैग्नेटिक डिवाइस की हार्ड डिस्क की तरह इसका कोई मूविंग पार्ट इस मेमोरी में नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई लेजर बीम भी नहीं यूज करते ऑप्टिकल की तरह, और इट इज मोर लाइक द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह। आप इसे डायरेक्टली किसी भी पार्ट पर लिख सकते हैं, किसी भी पार्ट से रीड कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्लैश मेमोरी, जो कि तीनों से अलग है। हार्ड डिस्क की तरह नहीं है क्योंकि मूवेबल पार्ट नहीं है, लेजर बीम नहीं है, तो ऑप्टिकल भी नहीं है। रैम की तरह आप रैंडमली निकाल सकते हो, लेकिन रैम और इसमें अंतर यह है कि रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है और उसमें जो कुछ भी कंटेंट है वो वोलाटाइल है। आपके पावर ऑफ होते ही कंटेंट चले जाएंगे, लेकिन आपकी फ्लैश मेमोरी में पावर ऑफ होने के बाद भी कंटेंट है। तो ना तो ये मैग्नेटिक है, ना ऑप्टिकल है, ना तो रैम है। दैट इज द फ्लैश, राइट। नाउ सिस्टम बस। बस क्या होता है? वो आपके कंप्यूटर का वो पार्ट जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराता है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बस। बस जिससे वो आपका डेटा, कंट्रोल, एड्रेस ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन जिससे ट्रांसफर होती है, वो बस होता है। 3 तरीके की बस होती हैं। पहली डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, आपकी समझ में आ जाएगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है, ये आपका एएलयू है, ठीक है। अब मान लीजिए तो होना क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए और बी में जो वैल्यू है वो सी जोड़कर सी में डालनी है, राइट। सबसे पहले कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या, टेक द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, एएलयू में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर दोनों को जुड़ेगा और फिर सी में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ए कैसे आएगा, ए का एड्रेस और सीयू ने मेमोरी को भेजा कि इस एड्रेस पर ए है, डेटा निकालो। तो एड्रेस, ए का एड्रेस बस से गया, मेमोरी में उस एड्रेस से ए का डेटा निकला और एएलयू में आया, या आया यूजिंग द डेटा बस, ठीक है। एड्रेस बस से एड्रेस गया, मेमोरी में पहुंचा, उस एड्रेस से डेटा निकला, वो डेटा बस के थ्रू होता हुआ एएलयू में आया, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह बी आया। नाउ यू हैव टू ऐड टू थिंग, और साथ में निकालना है, डालना है, दैट इज द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब आपका ये दोनों डेटा आने में तीनों बस का इस्तेमाल हुआ। पहला कंट्रोल बस से इंस्ट्रक्शन गया कि टेक द डेटा फ्रॉम ए, डेटा से ये निकालना है और डेटा का एड्रेस ये है, तो कंट्रोल गया कंट्रोल बस से और एड्रेस गया एड्रेस बस से, ठीक है। उसके बाद ए का डेटा निकल कर आया डेटा बस से। सेम बी के साथ भी ऐसा हुआ, दोनों ए और बी के डेटा एएलयू में आ गए, फिर कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन पास किया, कंट्रोल यूनिट के थ्रू एएलयू में आया कि ऐड 1, ठीक, ऐड हुआ। उसके बाद कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन आया रिजल्ट ट्रांसफर टू द सी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन भेजा मेमोरी को कि सी वाले डेटा को इस एड्रेस पर सेव करना है, तो ये एड्रेस पर सेव करना है, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हुआ, कंट्रोल बस से गया, किस एड्रेस पर सेव करना है, ये एड्रेस बस से गया, और सी का डेटा ये डेटा बस से गया। तो डेटा एड्रेस कंट्रोल पास करने के लिए जिस रास्ते का यूज करते हैं दैट इज द बस। ओके, थैंक यू।